और चलिए आज में 80 के बाद अब देश को सन्न कर देने वाली गोलीकांड की बात कर लेते हैं। मुंबई में सलमान खान के घर पर बड़ा अटैक का खुलासा हुआ है। सलमान खान को डराने के लिए गोलियां बरसाई गई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि सलमान को मारने का मकसद नहीं था, बल्कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्राइम ब्रांच की टीम हरियाणा और दूसरे राज्यों के लोगों से पूछताछ करेगी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब इनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। और उन्होंने बताया है कि सलमान खान को मारने के लिए नहीं, बल्कि डराने के लिए गोलियां बरसाई गई थी। तो मकसद सलमान खान को मारने का नहीं था, बल्कि दहशत फैलाने का था और इसी मकसद के साथ वहां पर गोलियां चलाई गई थी। अभी फिलहाल 7 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सूरज इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। 1 महीने से रेकी चल रही थी और अब तो बताया जा रहा है कि मकसद था दहशत फैलाना। क्या अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को धमकियां देते आ रहा है, कई बार रेकी कराई, प्लान किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, थ्रेट का ईमेल दिया, चिट्ठी भी दी और फाइनली लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो अनमोल बिश्नोई है, विदेश में बैठकर इन दोनों ही जो शूटर हैं इनसे इंटरनेट के कॉलिंग में कनेक्टेड था। कनेक्ट रहकर फायरिंग के पहले और फायरिंग के बाद भी उन्हें वो गाइड कर रहा था। तो पूछताछ में दोनों आरोपी के कई खुलासे हुए हैं। दोनों आरोपियों ने ये बताया कि अनमोल बिश्नोई ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए थे फायरिंग के पहले और फायरिंग के बाद 3 लाख रुपए और देने वाला था। इन दोनों का मकसद सिर्फ इतना था कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करना है, सलमान खान के घर के दीवारों पर फायरिंग करनी है और एक मैसेज देना है लॉरेंस बिश्नोई का और एक दहशत निर्माण करनी है सलमान खान के अंदर, साथ ही बॉलीवुड के अंदर एक दहशत निर्माण करने का ये पूरा प्लान था। दोनों ही गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे हुए हैं। सागर पाल जो आरोपी है उसके भाई सोनू पाल को भी मुंबई क्राइम ब्रांच से बुलाया है, पूछताछ की जा रही है। 7 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, कई और खुलासे एक्सपेक्टेड है। पूछताछ में यह भी पता चला कि जो ये आरोपी है उन्होंने सलमान खान के बैंड्रा के ही घर की रेकी नहीं की थी, बल्कि पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी की थी। तो ये भी पता लगा जा रहा है कि क्या वहाँ पर भी फायरिंग की प्लानिंग थी या फिर सिर्फ यहीं पर फायरिंग करना था, या फिर ये लोग सलमान को फॉलो कर रहे थे कि सलमान जहां होंगे उसी घर पर फायरिंग की जाएगी। तो तमाम चीजों की पूछताछ अभी भी चल रही है। पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि उस दिन बंदूक किसने सप्लाई की थी। जी शुक्रिया आपका सूरज ओझा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्य बात ये निकलकर सामने आई है कि डराने के लिए सलमान के घर के बाहर ये फायरिंग की गई थी। और देखिए, पहले दौर की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले एनडीए के सभी उम्मीदवारों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने विकास का रोड मैप रखा है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर का चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो गया। कैंपेन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता चुनावी रण में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आए। लोकसभा चुनाव में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। पहले दौर में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण के बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी। पीएम ने सभी उम्मीदवारों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। ये चुनाव 5 से 6 दशकों की कांग्रेस के शासनकाल में हमारे परिवार और बुजुर्गों ने जो कष्ट सहे हैं उनसे मुक्ति पाने का अहम क्षण है। चुनाव से पहले अंतिम घंटे बहुत अहम होते हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के हर उम्मीदवार से 2047 तक 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहने की गारंटी की बात भी कही। आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर कुछ सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है और ऐसी ही एक सीट है बारामती की, जहां पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार की बेटी और बहू आमने सामने हैं। दोनों आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी और स्वाभाविक है कि अपनी अपनी जीत का दावा करेंगी।
सीटों के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े स्टेट महाराष्ट्र की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। खास तौर पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आर पार की टक्कर है। ऐसी ही हाई प्रोफाइल सीट है बारामती। बारामती में पवार घराने की बेटी और बहू के बीच जंग है। इस सीट से एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और अजित पवार गुट से सुनीत्रा पवार को टिकट दिया गया है। पवार फैमिली की बेटी और बहू आज शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएंगी। दोनों ही उम्मीदवार बारामती सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगी। सुनीत्रा पवार के साथ बीजेपी, शिंदे कैंप और अजीत कैंप के सभी नेता मौजूद होंगे। तो वहीं सुप्रिया सुले के नामांकन में एनसीपी शरद पवार गुट के साथ महाविकास अघाड़ी के नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि बारामती सीट पर 7 मई को चुनाव होगा। देखिए, पिता पूर्व डीजीपी और बेटी इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी। देहरादून की रहने वाली कुहू चोट की वजह से काफी लंबे समय तक खेल की दुनिया से बाहर रही, लेकिन खाली वक्त का इस्तेमाल उन्होंने कुछ ऐसे किया कि वो आईपीएस अफसर बन चुकी है। बुरे दौर की मार के बावजूद अपने सपनों को जीने वाली इस लड़की का नाम है कुहू गर्ग। कुहू ने यूपीएससी की परीक्षा में 178वीं रैंक हासिल करके ये साबित कर दिया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन बचपन से हम पापा को देखते आए थे, तो एक सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत एक इंक्लिनेशन थी और इंटरेस्ट था। एग्जाम की बात आई तो आई थिंक जो स्पोर्ट्स में मैंने इतने 12-15 साल में जो सब सीखा कि इतनी डेडिकेशन, हार्डवर्क मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी इस जर्नी में। कुहू के सफर में उनके पिता ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जो उत्तराखंड के डीजीपी रह चुके हैं। नाम है अशोक कुमार। तो माँ बाप को ये जरूर पहचानना चाहिए कि उनके बच्चे का एक तो टैलेंट के धर को है और फिर उनका जो है ना दिल के धर को है, उससे बहुत ज्यादा दूर उसको नहीं लेके जाना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है। कुहू की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। कुहू ने ये कमाल सिर्फ 1.5 से 2 साल की मेहनत से कर दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बहुत बड़ी है और इसका ताजा उदाहरण सामने आया है टाइम मैगजीन की 100 लोगों की उस लिस्ट से, जिसमें पहलवान साक्षी मलिक का नाम है और 6 भारतीयों के नाम। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए दुनिया की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। पहलवानों के हक में आवाज बुलंद करने वाली साक्षी मलिक को भी टाइम मैगजीन ने जगह दी है। साक्षी ने बीते साल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। टाइम की मैगजीन में 100 दिग्गजों की लिस्ट में 6 भारतीय भी शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला, उद्योगपति जिगर शाह, ब्रिटिश फूड चेन कंपनी की मालिकिन आसमा खान, येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्रियमवदा नटराजन और रेस्टर साक्षी मलिक को जगह दी गई है। साक्षी मलिक के बारे में टाइम मैगजीन ने लिखा है कि वो भारत के सबसे प्रसिद्ध पहलवानों में से एक हैं। वहीं साक्षी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि 2024 टाइम 100 सूची में शामिल होने पर गर्व है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल फिर एक बार सुलग उठा है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और बमबाजी की गई। कई घरों और दुकानों में आगजनी भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, लेकिन घटना को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। देश में चुनावी माहौल है। पश्चिम बंगाल में भी चुनावी जोर आजमाइश चरम पर है। लेकिन वहाँ चुनाव हो न हो, शोभा यात्रा या जुलूस को लेकर सियासत हमेशा गरमाई रहती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रामनवमी पर पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी ही शोभा यात्राएं निकाली गयी। इनमें सियासी लोग भी शामिल हुए। चुनावी माहौल को देखते हुए टीएमसी ने भी शोभा यात्रा निकाली। हावड़ा में पार्टी के कई नेता इसमें शामिल हुए, यानी कि रामनवमी के दिन राम नाम की गूंज रही।
राम नाम की सियासत भी खूब हुई। जिस राम नाम के सहारे बीजेपी सियासी शिखर पर जा बैठी है, उसी राम का सहारा विरोधी दल भी लेने लगे हैं। ममता सरकार ने इस बार रामनवमी को छुट्टी का ऐलान किया था। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लोगों को बधाई दी और सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की। कोर्ट की शर्तों पर पूरे राज्य में शोभा यात्राएं निकली भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ सरकार पर लेकिन पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। ये सवाल बीजेपी उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने जुलूस पर पत्थरबाजी की, कई देसी बमों से हमला भी किया। कई घरों दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस ने उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए कई आंसू गैस के राउंड गोले दागे। हमले में कई लोग घायल हो गए। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। इलाके में बमबारी और पथराव की घटना के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक कंपनी भी तैनात की गई, लेकिन हालात को तनावपूर्ण देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2 अतिरिक्त कंपनियां भी वहां तैनात की गई। बीजेपी इस घटना के लिए टीएमसी पर आरोप लगा रही है। आज पश्चिम बंगाल की जनता को सारे राजनीतिक विभाजन के ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए, फिर से पश्चिम बंगाल एक बंटवारा देखेगा। फिर से ममता जी का कारण पश्चिम बंगाल का भीतर एक नया बांग्लादेश पैदा हो जाएगा। कहां जा रहा है ये राज्य? कौन सा ये राजनीति चल रहा है इस राज्य पे? राम का देश में रामनवमी का दिन राम का जुलूस का ऊपर पथराव, इतना साहस क्यों? सभी को इसका विरोध करना चाहिए। जहां शोभा यात्रा पर हमले के लिए बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, तो वहां के स्थानीय टीएमसी नेता अबू ताहिर ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया। ताहिर के मुताबिक इस घटना में टीएमसी के किसी नेता और कार्यकर्ता का हाथ नहीं है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। वो एक बार फिर रामनवमी शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में विफल रही। मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बस इस ओर इशारा कर रहा हूं ताकि खुद पर हुए हमले के लिए ममता हिंदुओं को दोषी न ठहराए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह जब ममता पुलिस की मंशा में कमी के कारण दालखोला, रिसड़ा और श्रीरामपुर में श्री राम नवमी जुलूस पर हमला हुआ था, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में विफल रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा 2 ब्लॉक के शक्तिपुर में उपद्रवियों की तरफ से हमला किया गया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जब घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो वहां हंगामा होने लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब महज चंद घंटे बचे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी नेता इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन का दावा है कि एनडीए इस बार 150 से 180 सीटों के बीच ही सिमट जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब बस चंद घंटे बचे हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसके तहत तमिलनाडु की 39, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, बिहार की 4, राजस्थान की 12, महाराष्ट्र की 5 समेत पूर्वोत्तर भारत की लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में ही लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की 1-1 सीटें भी शामिल हैं। अब सवाल है, कौन बनाएगा सरकार? बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मिशन 370 प्लस का टारगेट तय कर रखा है। पीएम मोदी ने खुद बीजेपी का मिशन 370 प्लस और एनडीए 400 पार का अभियान चला रखा है। 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है, और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून, फिर एक बार
कहते हैं दिल्ली की सल्तनत में वही ताज पहनता है जो यूपी की जनता के दिलों पर राज करता है। हालांकि पहले फेज में यूपी की महज 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन बीजेपी के 400 पार के नारे को हवा बताने में जुटा हुआ है। यूपी में डबल इंजन सरकार पर ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव का डबल अटैक जारी है। दोनों यूपी से बीजेपी के सफाई का दावा भी कर रहे हैं। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। राहुल गांधी एक कदम आगे दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में अंडर करंट है और बीजेपी के नाम रिजल्ट 150 सीट पर लॉक हो जाएगा। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। अखिलेश और राहुल पश्चिमी यूपी की जमीन पर थे और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पश्चिमी यूपी की लड़ाई को टर्निंग पॉइंट करार दे डाला। पश्चिमी यूपी में रोड शो करने पहुंची प्रियंका गांधी ने भी एनडीए नेताओं के 400 पार के नारे पर तंज कसा। इस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। इंडिया गठबंधन भले ही तंज कसे, लेकिन एनडीए का जोश आई है और बिहार में एनडीए के नए सहयोगी बने जीतन राम मांझी भी भारी जीत का दावा कर रहे हैं। ये चुनाव जीतन मांझी का नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है कि अब की बार 400 पार। पहले दौर की वोटिंग से पहले यूपी बिहार से लेकर पहाड़ तक एनडीए नेता जीत का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 सालों तक एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है। उत्तराखंड के लिए विशेष उन्होंने चिंता करी है, इसलिए अब हम सभी उत्तराखंड वासियों की बारी है। हम 100% यहाँ से मतदान करें और 100% वोटों से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत जरूर डालें। पूरा एकदम ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक विजय होगी इस बार। आज लोगों को ये चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो ये संविधान न बदल दें। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र में भी ये चुनाव कई मायनों में खास है। शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ के बाद ये पहला चुनाव है, लिहाजा वहाँ भी जीत हार में कुछ ऐसे ही दावे हो रहे हैं। वोट करने वाले मतदाता जो है उन्होंने तय कर लिया है, उन्होंने मोदी जी की गारंटी खुद ले ली है। ये एक बेदाग एक इंसान है, बेदाग प्रधानमंत्री है और ये दागी लोग हैं। इनका एजेंडा ये है कट, कमीशन और करप्शन। उनका करप्शन फर्स्ट, मोदी जी का नेशन फर्स्ट। ये फर्क है ना, इसलिए 400 पार करेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है, बीजेपी की टोपी उड़ जाएगी, बाजी पलटेगी विदर्भ में। एकनाथ शिंदे अपने लोगों के टिकट नहीं बचा पा रहा है। हाँ, एकनाथ शिंदे अपने लोगों को जो उनके साथ चले गए थे उनकी उम्मीदवारी नहीं बचा पा रहे। उनका बेटा भी जीत गया तो बड़ी बात है। पहले चरण वोटिंग के लिए महाराष्ट्र भी तैयार है, वहां भी पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। अब देखना है महायुति वाला एनडीए इस बार भी जीत का परचम लहरा पाता है या महाविकास आघाड़ी वाला इंडिया गठबंधन पिछले नतीजों को बदलेगा। चुनावी मैदान में विवादित बयानों की रेस सी लगी हुई है। कई दलों के नेता इसको लेकर चर्चा में है। मर्यादा और हदों की कोई परवाह नहीं है। कोई विरोधी नेता से पंचर बनवाने की बात कर रहा है तो कोई जीभ काट लेने की चेतावनी दे रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो 400 फीट नीचे जमीन में दफन करने तक की धमकी दे रहे हैं।
400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाए। पिंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ। लोकतंत्र का महायज्ञ शुरू हुआ तो राजनीति के हवन कुंड में मर्यादाओं की आहुति दी जाने लगी। विरोधियों के जीभ काटने से लेकर जमीन में गाड़ने नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाए और पंचर जोड़ने के लिए चौराहे पर बैठाने तक के बयान आने लगे। सड़क चौराहे बैठ हम सब दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये नीति वचन सुन लीजिए। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझकर बात कहना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव को ये बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चुनावी चोट करते वक्त याद नहीं रही। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पे आदमी वो बात नहीं करता। रामगोपाल यादव की पहचान तोल कर बोलने वाले नेता की रही है। वो खुद लंबे समय से राज्यसभा के सदस्य हैं और इस बार उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में फिरोजाबाद सीट से संसद पहुंचे अक्षय यादव 2019 में यहां से चुनाव हार गए थे। जाहिर है सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वैसे चढ़ते सियासी पारे के बीच सियासत की जुबान पश्चिम बंगाल में भी बेकाबू हो रही है। सबूत है जलपाईगुड़ी में सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का बयान। আমার গাড়িকে দেখে বলছে চোর চোর চোর, সুযোগ থাকলে জিপটা আমি কিনে নিতাম, ইলেকশন বলে কিছু বলিনি। मोदी का गारंटी। ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का इल्जाम लगा रही थी, लेकिन बीजेपी ने सीएम के कुछ शब्द पकड़े और उन्हें मुद्दा बनाकर बैठ गई। बीजेपी के बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया। ये चौंकाने वाली बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन लोगों के खिलाफ हिंसा की बात कह रही हैं जो उन्हें आईना दिखाते हैं। राजनीति में वार पलटवार होते रहते हैं, लेकिन जुबान की ये जंग झारखंड पहुंचते पहुंचते जमीन में गाड़ देने की धमकी में बदल गई। शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम को सुन लीजिए। उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे, 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाए। बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने माफी मांगी। सियासत की अदावत पर बेकाबू जुबान का हावी होना किसी खास पार्टी की पहचान नहीं है, इसमें सब शामिल हैं। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया, यही है लालू यादव जी का परिचय। अब माहौल चुनावी हो तो कुछ नेता भाषण देते बहक जाते हैं। अब नवनीत राणा को ही देख लीजिए। पिछली बार ये सूबे से जीती इकलौती निर्दलीय सांसद थी। इस बार उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और जिस मोदी के साथ बीजेपी के नेता क्या पूरे एनडीए कुनबे के नेता सुर से सुर मिला रहे, तो नवनीत राणा ने कुछ ऐसा कह दिया कि सब अवाक रह गए। जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये एक निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती। एवढी मोठी यंत्रणा असूनही सुद्धा इसे नवनीत राणा का आत्मविश्वास कहें या फिर सियासत का घमंड उनकी जुबान फिसल गई, या फिर बात कुछ और थी, लेकिन जुबान फिसली और बयान वायरल हो गया। अब वो सफाई देती फिर रही हैं, लेकिन विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका तो मिल ही गया। यानी कि साफ है कि जब भी चुनावी माहौल गर्म होता है, मर्यादाएं इसी तरह टूटती हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसका इतिहास काफी पुराना है।